नमस्कार। बेसिकली आज हम ये चीज़ कवर करेंगे कि किस तरीके से शीत युद्ध का दौर चला, है ना। ये पहला चैप्टर है हमारी 12वीं की क्लास की बुक का, और ये मेरा पहला वीडियो है। मे भी कुछ गलतियां हो सकती है, बट अगेन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूं इसके ऊपर। सबसे पहले शीत युद्ध का दौर जब हम देखते हैं तो ये बेसिकली ये देखा जाता है कि शीत युद्ध था किस किस के बीच में, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको ठीक से कवर कर पा रहे हैं, तो इस अध्याय में यही बताया गया है कि ये दो महाशक्ति जो थी, एक तो था अपना संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है हमारा, वो हमारा आज का है रूस, और संयुक्त राज्य अमेरिका तो बेसिकली है ना। तो यही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं बेसिकली। इस अध्याय में हमने विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध को देखा है कि लाइक शीत युद्ध किस तरीके से चल रहा है ना। और किस परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखेंगे, हम देखेंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो क्या था, जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। ये क्यूबा का मिसाइल संकट है, और ये 1961-62 की बात है बीच में। ये 1961 यहाँ पे हमने दिया हुआ है। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। बेसिकली सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता हो रही थी कि अमेरिका कभी भी जो है वो क्यूबा पे हमला कर देगा। तो इस पर इसमें क्या किया जाए, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको प्लॉट समझाऊं, बेसिकली ये जो है हमारा, ये क्यूबा का एरिया है सारा का सारा, ये वाला। और क्यूबा जो है, ये सारा का सारा अमेरिका है ना। तो अमेरिका दो विचारधाराएं सबसे पहले है। एक तो आपकी है पूंजीवाद, और दूसरी है आपकी समाजवाद। अमेरिका जो है, ये सारा का सारा एरिया ये पूंजीवादियों का है ना। ये इस एरिया में पूंजीवादी है। और ये जो देश है क्यूबा, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये बेसिकली समाजवाद का समर्थन करता है। तो समाजवाद के समर्थक जो गुट हैं वो है सोवियत संघ वाले, यानी कि रसिया के पास। तो इसमें यहाँ पे दिक्कत मेन ये है कि ये क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है, ये अमेरिका के पास है, और समर्थन जो लेता है वो लेता है रसिया से, विच इज डिफरेंट, है ना, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन है। तो इसीलिए रसिया को ये लग रहा है, यानी कि सोवियत संघ को ये लग रहा है कि क्योंकि समाजवाद का शासन चल रहा है यहाँ पे क्यूबा के अंदर, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये जो अमेरिका है ये क्यूबा पे हमला कर देगा, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो जो है उनका तख्ता पलट हो जाएगा, है ना। तो फिदेल कास्त्रो, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि फिदेल कास्त्रो कौन थे, या फिर क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था। तो आप लिख सकते हैं कि फिदेल कास्त्रो थे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रूस ने इसके लिए क्या किया। सोवियत संघ ने एक तरीका निकाला, और उन्होंने ये किया कि एक काम करते हैं कि हम इसको ना अपना सैनिक अड्डा बना लेते हैं, है ना, अपने हथियार वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं। सैनिक अड्डा हो जाएगा तो ऑब्वियसली लाइक कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं दे पाएगा उस देश को। तो इसलिए इस पूरे एरिया को उन्होंने सैनिक अड्डा बनाने के लिए क्या किया कि इन्होंने हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। अब रसिया ने क्या किया कि मैं अगर मैप थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये मैप है, रसिया यहाँ पे है, और वो उस पूरे एरिया से निकल के अपना जो हथियारों का गुट है वो यहाँ पे बना लेता है, मतलब हथियार अपने यहाँ पे तैनात करने लग जाता है। और इस बात की जो भनक होती है वो अमेरिका को नहीं लगती है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे वो थे जॉन एफ कैनेडी। ये अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो अब क्या होता है कि लाइक उनको तो पता ही नहीं चलता है, 3 हफ्ते बाद उनको पता लगता है कि यार सोवियत संघ ने ना हमारे पास में क्यूबा नाम के छोटे से देश पे हथियार लगा दिए हैं बहुत सारे। और इससे क्या होता है कि अब देखिए, रसिया अगर वहां से इस पे हथियार फेंकेगा तो कहां तक पहुंचेगा हथियार, मे भी इस वाले एरिया के अंदर कवर कर जाए, है ना। बट अगर रसिया यहाँ पे अपने हथियार रखता है और यहाँ से हथियार फेंकता है तो वो यहाँ तक कवर कर सकता है, या वो यहाँ तक कवर कर सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा एरिया जो है अमेरिका का वो रसिया के कवर में आ गया, यानी हथियार के कवर में आ गया। इसमें क्या हुआ कि लाइक दोनों ही अब यहाँ पे रसिया ने हथियार तैनात कर दिए हैं, अमेरिका उसके रेंज के अंदर आ गया है। अमेरिका के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है रसिया। तो अमेरिका यहाँ पे इस बात के लिए दृढ़ है, यानी अमेरिका ये सोचता है कि
यार यहाँ पे हम हथियार तो नहीं रहने देंगे, है ना, तो बेशक हमें लड़ाई करनी पड़े, बट अगेन वो उस टाइम पे उस लड़ाई के लिए भी तैयार नहीं है कि परमाणु युद्ध हो जाए, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन इस बात के लिए दृढ़ थे कि क्रुश्चेव जो हैं वो क्यूबा से मिसाइलों को और हथियारों को हटा लें, है ना। मतलब हम परमाणु हथियार से तो नहीं लड़ेंगे अभी, हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस हथियारों को यहाँ से, जो रसिया के हथियार हैं, उसको हटवा के मानेंगे, है ना। तो इसके लिए अमेरिका क्या करता है, सो अमेरिका ने अपने बड़े बड़े जंगी जहाजों को भेज दिया रसिया के जहाजों को रोकने के लिए। सो अब ये मान लीजिए आप कि इस तरफ से अमेरिका के जहाज जा रहे हैं, है ना, और इस तरफ से यानी कि इसके अपोजिट साइड से जो है, अब ये मान लेते हैं हम कि इधर से रसिया के जहाज आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे इनको रोकेंगे, है ना। तो इस तरीके से अमेरिका ने जब भेजा तो पूरी दुनिया को लगा कि यार ये तीसरा विश्व कभी भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि रसिया भी नहीं मानेगा और अमेरिका तो दृढ़ है कि लेकिन रोकना ही है कैसे भी। बट फाइनली क्या हुआ कि जब ये जहाज आए इधर, तो रसिया भी अल्टीमेटली तैयार नहीं था कि लड़ाई हो ही जाए। सो वो बेसिकली वो भी धमकी वगैरह दे रहे थे बट लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने या तो अपने हथियार हटा लिए, या तो जो जहाज भेज रहे थे और ज्यादा हथियारों की तैनाती के लिए इस तरफ को, वो थोड़े से कम कर लिए, है ना। और इस तरीके से, और क्योंकि ये जो टाइम था जब ये जहाज दोनों तरफ से चले, तो मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो ही जाएगा, मतलब कभी भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि भाई आप वो हथियार भेजे जा रहे हैं और हम हथियारों को रोकने के लिए चल चुके हैं, वो भी अपने हथियार लेके, तो अगेन लड़ाई हो सकती है। तो इसी को रोकने के लिए जो स्थितियां बनी उसको शीत युद्ध कहा गया, मतलब उसको बेसिकली शीत युद्ध के चरम के अंदर था वो, और उसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। और इस चीज से पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो बेचैन थी। अंततः क्या होता है कि वही दोनों ने युद्ध टाल दिया और दुनिया ने चैन की सांस ली और चीजें सामान्य हो गई। सामान्य इन द सेंस कि शीत युद्ध चलता रहा, बट ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट है वो खत्म हो गया, है ना। इसमें ऐसा नहीं था कि लाइक शीत युद्ध का मतलब, शीत युद्ध सबसे पहले होता क्या है, छोटी सी बात, अगर हम आगे हम बाकी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बट थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं, तो शीत युद्ध जो होता है उसका मतलब ये है कि मैं आपको मार नहीं रहा, आप ना मुझे मार रहे हो, बट हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एंड हम दोनों चाहते हैं कि अलग अलग वे में, अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को क्षति पहुंचाएं, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अलग अलग इलाकों में युद्ध होता है ना। दोनों ही महाशक्ति यानी कि अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ, दोनों ही युद्ध करते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे आके युद्ध नहीं करते कि मतलब युद्ध युद्ध ही हो जाए, है ना। मतलब छोटे छोटे इलाकों में लड़ाई करते हैं, कभी किसी ने लाइक एक जहाज मार दिया, कभी किसी ने दूसरा जहाज मार दिया, बट वो खुल के नहीं लड़ रहे, है ना। तो ये है बेसिकली। तो शीत युद्ध बेसिकली जोर आजमाइश नहीं थी, ये था कि मेरा विचारधारा बढ़े, है ना। सो बेसिकली मैं ये तो दिखा ही रहा हूँ कि मतलब मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ, बट यहाँ पे ये भी है कि कौन ज्यादा से ज्यादा विश्व, ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ला सकता है। सो ये है। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम शीत युद्ध कहाँ से शुरुआत होता है। शीत युद्ध की शुरुआत होती है, अगर आप माने, ठीक ठीक माने इस बात को, तो 1945 के आसपास, जब यूरोप पिट चुका है पूरा का पूरा। कैसे पिटा है ये आपको भी पता होगा कि लाइक जापान के ऊपर दो बम गिराए गए थे, यही यहाँ पे बताया गया है। सो 1945 में ये शुरू हुआ, और जापान जो है उसको आत्मसमर्पण करने, वो करने वाला था, बट फिर भी उसको ऊपर बम गिराना पड़ा, ठीक है। ये उनके आलोचक कहते हैं कि लाइक जापान तो हार मारने वाला था, बट फिर भी अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसके ऊपर दो बम गिरा दिए। बम कौन कौन से थे आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, इससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ कि वैश्विक महाशक्ति पे ना, लाइक वैश्विक मंच के ऊपर, वैश्विक राजनीति के मंच में दो शक्तियां आई। जब कब, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप पिट चुका है ना, जापान की लड़ाई के अंदर दो धुड़ियां बन गई थी और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, है ना। तो अब भाई पूरा का पूरा यूरोप लगभग इस स्थिति में नहीं है कि मैं आके लड़ लूं किसी और से। तो एक आपका आ जाता है रसिया, और दूसरा बन जाता है आपका अमेरिका। तो ये दो महाशक्तियां होती है हमारे पास, और यही यहाँ पे लिखा गया है कि दो महाशक्तियों का उदय हो गया।
जर्मनी जापान हार चुके थे, यूरोप तथा शीर्ष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। तो ये बात हमने समझ लिया यहाँ पे। और दोनों ताकतवर थे, समझ रहे हैं, मतलब जैसे अमेरिका ताकतवर है तो सोवियत संघ भी ताकतवर है। और दोनों ही मोल युद्ध मोल नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा हो चाहे ना हो, विध्वंस इतना ज्यादा होगा कि फिर उसको आप ठीक नहीं ठहरा सकते किसी के सामने। और सबसे बड़ी बात यह थी कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान हो जाता कि उसमें जीता कौन है हारा कौन है फैसला नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास भी कट्टा है, मेरे पास भी कट्टा है, हम दोनों लड़ रहे हैं, तो मैंने आपको गोली मारी, अब मैंने आपको 4 गोली मारी और आपने मुझे 5 गोली मारी, मर तो हम दोनों ही रहे हैं, दोनों मर रहे हैं। तो इस केस में इस बात का कोई तर्क नहीं रह जाएगा कि जीता अमेरिका है या जीता रसिया है या लाइक सोवियत संघ, जो भी आप कहना चाहें, है ना। तो यही कारण था कि लाइक हम दोनों ही उस लेवल पे आके नहीं लड़ना चाह रहे थे। चलो ठीक है, फट्टी से लड़ाई हो जाए कभी, या एक दो थप्पड़ मार दिया किसी को किसने तो वो चलेगा, है ना, बट हम इस वे में नहीं लड़ेंगे कि लाइक खत्म ही होने वाला कांड हो जाए सारा का सारा। और इस जो ये जो थ्योरी है, मतलब इतने इतनी जो ताकत आ गई, इसे अपराध सॉरी अपरोध मतलब कि रोक और संतुलन का तर्क कहा गया, है ना। अपरोध मतलब होता है रोकना या फिर संतुलन बना लेना। मैं लड़ना चाहता हूं, बट यहाँ पे क्या है कि दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता हो जाती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। तो यही मेन दिक्कत है यहाँ पे कि युद्ध नहीं हो पाया, है ना। और इसका मतलब क्या था, इस संयम से काम लेना। और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना था। सबसे बड़ी बात कि देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ, दुनिया बर्बाद हुई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो और ज्यादा परमाणु हथियार गिराए गए, यानी जापान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया और यूरोप में बड़ी स्थिति खराब हुई। सो अब वहां पे ये भी था कि शीत युद्ध के कारण अब अगर तीसरा युद्ध हो जाता है, तीसरा विश्व युद्ध अगर हो जाता है, तो लाइक फिर दुनिया नहीं बचेगी, है ना। फिर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहेगा। मे भी देखिए, जापान पे जो बम गिराए गए थे, अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो जापान पे 2 बम गिराए गए थे, है ना। और एक बम का नाम था फैटमैन। तो फॉर एग्जांपल वो 10 क्यूबिक मीटर का बम था। आज के टाइम में कोई भी एक बम जो परमाणु का होता है वो एटलीस्ट 100 क्यूबिक मीटर का नुकसान करता है। सो 10 क्यूबिक मीटर के एक छोटे से बम से, जिसका नाम था फैटमैन, है ना, उससे अमेरिका का पूरा हिरोशिमा शहर जो हो, सॉरी, जापान का पूरा हिरोशिमा शहर जो है वो तबाह हो गया, है ना। तो अगर आज के टाइम में हम 100 क्यूबिक मीटर का एक पूरा का पूरा बम दिल्ली के ऊपर डाल दें, या फिर मान लीजिए कि ऐसे है, क्योंकि रसिया के पास आज भी आपको पता है कि बहुत सारे बम हैं, तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा होंगे। और इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि बाद में उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण भी किया था, है ना, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बेसिकली बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आज के टाइम में अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है या उस टाइम पे हो जाता और 2-3 बम रशिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से चल जाते तो कितना नुकसान होता। तो यही कारण था कि शीत युद्ध ने किसी तरीके से इन खतरों को संभाल लिया, मतलब दोनों एक दूसरे को गलियाते रहे अगर शुद्ध भाषा में कहें तो, बट इन्होंने आपस में कभी इस लेवल पे जाके लड़ाई नहीं करी कि एक दूसरे को खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पे क्या हुआ कि दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, मतलब कुछ देश जो थे वो अमेरिका के साथ चले गए, कुछ देश जो थे वो रूस के साथ चले गए। तो ये वाला नक्शा है हमारा, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सारा का सारा जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लाइक मॉस्को रूस है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, पूर्वी जर्मनी है। और पूर्वी जर्मनी का किस्सा बहुत लाइक रोचक है इसके अंदर, क्योंकि जर्मनी जो था एक ऐसा देश था जो आधा चला गया था अमेरिका के पक्ष में और आधा चला गया है रसिया के पक्ष में, यानी कि सोवियत संघ के पक्ष में। और ये वाला जो सारा का सारा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये सारा का सारा आपका पूंजीवादियों के साथ है। अलग अलग, और ठीक है, इसमें एक चीज और हमें डिस्कस करते हैं कि दोनों ही देशों के पास बहुत सारे हथियार हैं, है ना। दोनों बहुत ताकतवर हैं, दोनों एक दूसरे को कभी भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोनों क्यों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया मेरे कंट्रोल में है? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको, तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता है तो, या थोड़ा सा सोचिए इस वीडियो को 2-3 मिनट के लिए पॉज करके कि क्या रीजन हो सकता है कि दोनों के दोनों देश ज्यादा से ज्यादा, अब मान लीजिए एक रसिया है, उसके साथ ही छोटा सा एक देश आ गया अफ्रीका से, क्या मिल जाएगा उसे, है ना। सोचिए थोड़ा सा और फिर लिखिए। और ये यहाँ पे 3 दुनिया बताई गई है, 3 दुनिया करेंगे हम डिस्कस। बेसिकली पहले दुनिया मतलब ये सारी सारी पूंजीवादी वाली कंट्री,
अमेरिका के साथ जो है। दूसरी दुनिया यानी कि रशिया वाली कंट्री, और तीसरी दुनिया का मतलब वो दुनिया है जो नए देश हैं, जो आजाद हुए हैं, जो किसी के साथ नहीं है, यानी कि जो कि ना रशिया के साथ गए और ना अमेरिका के साथ गए। अल्टीमेटली हर देश किसी न किसी के साथ है, बट जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से उस देश के साथ जुड़ जाए और यही वो देश है। तो हम भी कई बार लेकिन रशिया के साथ थोड़े से झुके हुए थे। आपको ही पता है कि भारत के साथ कई बार रशिया ने दिया, सोवियत संघ ने दिया, हम समाजवाद की तरफ गए, नेहरू ने समाजवाद को अपनाया, बट अगेन हमने कभी भी उस लेवल पे जाके उसे ज्वाइन नहीं किया, उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, बट पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन कर लिया है ना, तो बट भारत ने नहीं किया। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तीन दुनिया है। ये सारे वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने रशिया को ज्वाइन कर लिया, है ना। और ये सारे वो देश हैं जो नए आजाद हुए, पहले हो सकता है इस पे कुछ पे लाइक यूरोप का जो है राज था। तो यूरोप पहले ही लाइक पिट चुका है जापान की लड़ाई के अंदर, तो अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इनको संभाल के रख सके, है ना। तो इस तरीके से ये फिर देश आजाद हुए हैं और ये किसी के साथ नहीं गए, तो इसलिए इसे तीसरी दुनिया कहा गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि लेकिन फिर ये मैं वही बता रहा था कि कौन कौन से ग्रुप बनाए गए हैं ना। तो अब यहाँ पे दो ग्रुप बनाए गए हैं। सो बेसिकली एक ऐसा संगठन बनाया गया, ये जो आप येलो कलर में देख पा रहे होंगे, एक ऐसा संगठन है जिसके में से अगर एक भी छोटे से देश के ऊपर हमला होती है तो ये सारे देश मिलके ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और ये उसका जवाब देंगे। तो अमेरिका की तरफ से एक ऐसा संगठन बनाया गया और इसे नाटो कहा गया, है ना। तो नाटो में शामिल हर देश, अगर आप ये देख पा रहे हो आप, तो एक दूसरे की मदद करेगा और इस पे कोई भी हमला होता है ना तो ये सोचेगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, संगठन में शामिल हर देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो इससे क्या होता है कि इन एरियाज के छोटे छोटे देशों को प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि ये वाला देश है, इस देश को डर लगा रहता है क्योंकि ये रशिया के पास है, इसे ये डर लगा रहता है कि यार कल को ऐसा ना हो कि रशिया हमारे पर हमला बोल दे, क्योंकि हम तो अमेरिका के साथ दे रहे हैं। सो इसलिए एक संधि करी गई, एक ऐसा पैक्ट बनाया गया कि अगर इसके ऊपर हमला कोई भी करता है तो ये सारे के सारे देश इस पर्टिकुलर लाइक देश इस पर्टिकुलर हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर इस कंट्री को जवाब देंगे, है ना। वो ठीक है, हमने नाटो बना लिया, ये सारे के सारे पीले वाले नाटो के अंदर आ गए। तो अब रशिया को भी तो कुछ करना है, मतलब ठीक है यार, इसको भी तो, अब ये छोटी छोटी कंट्री है, ये कंट्री आप भी देख पा रहे हैं कि अमेरिका के पास में है, नजदीक में है। सो और कैसे है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट है। तो ये वाला जो शिरा है ये अमेरिका के नजदीक है। अब इसको भी तो डर लगा रह सकता है कि यार हो सकता है कि अमेरिका हम पे हमला कर दे, है ना। तो उनके पास तो नाटो है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है वार्सा संधि। सो बेसिकली वार्सा संधि के नाम से सोवियत संघ ने 1955 में एक संधि करी और उसमें भी वही माना गया कि हम नाटो का जवाब देंगे और किसी ने भी लाइक एक देश के हमला ऊपर हमला किया तो सबके सब उससे मिलके अपने देश के ऊपर हमला मानेंगे। ठीक है, ये रहता है। और इसके कारण क्या होता है कि दो गुट बन गए। आप क्लियरली अगर देख पा रहे हो तो मैं अगर यहाँ पे एक लकीर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इससे इस तरफ की सारी कंट्री जो है वो समाजवाद की है और इस तरफ की सारी कंट्री जो है पूंजीवाद की है ना। तो ये दो गुट बन गए हैं। अब ऐसी कंट्रियों का क्या होगा जो किसी गुट में शामिल नहीं है, समझ रहे हैं? ये तीसरी वाली दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये नए नए देश हैं, आजाद हो रहे हैं। ठीक है, अब दे डोंट नो कि मेरे को जाना किसके साथ है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए लाइक पूंजीवाद अच्छा है या मेरे लिए समाजवाद अच्छा है। तो यहाँ पे बेसिकली एक नया आंदोलन खड़ा होता है जिसे कि हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। हमारे नेहरू जी, पंडित नेहरू जी भी जो थे इसके फाउंडर थे। सो बेसिकली यहाँ पे यही समझिए कि दो गुट बन चुके हैं। अब बहुत सारे नए नए देश आजाद हो रहे हैं, इन दोनों के अपने अपने नुकसान है। अगर मैं अमेरिका के अंदर चला गया तो मैं रशिया से चीजें नहीं खरीद पाऊंगा, अगर मैं रशिया के कंट्रोल में आ गया तो मैं अमेरिका से चीजें नहीं खरीद पाऊंगा। तो व्हाट इफ अगर मैं चाहूं कि मैं एक ऐसा देश हूं जो मैं रशिया के साथ भी व्यापार कर लूं और अमेरिका के साथ भी व्यापार कर लूं, है ना। तो उस केस के लिए मुझे अलग रहना पड़ेगा। अच्छा, अलग भी मैं अकेला नहीं रह सकता, समझ रहे हैं कि इसलिए नहीं रह सकता
क्योंकि दोनों देश इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो मुझे अपने में धमका के डरा के कैसे भी मिला लेंगे, है ना। तो अगर मैं अलग रहना चाहता हूं तो मुझे भी एक गुट की जरूरत पड़ेगी, ताकि उसके गुट के अंदर वो सारे लोग होंगे जो अलग रहना चाहते हैं, ताकि एटलीस्ट हम जवाब तो दे पाए, हम वैश्विक मंच पे अपनी बातें तो उठा पाए। और ये अगेन वही वही पॉइंट है कि लाइक बड़ी बड़ी कंट्री छोटी छोटी कंट्री की को क्यों अपने पीछे मिलाना चाहती है। महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं, खनिज हो सकता है, तेल हो सकता है, हथियारों का संचालन हो सकता है ना, सैनिक के ठिकाने हो सकते हैं, एक दूसरे पे जासूसी करना उनका रीजन हो सकता है, या आर्थिक मदद हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीजन है, अलग अलग रीजन है, और ये जरूरी भी है। ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हम बात कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक प्रमुख नेता थे उसके, और वो देश क्या करेंगे, लाइक इन देशों का एक काम ये भी हो सकता है कि अगर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से लड़ रही हो, इससे लड़ रही हो या इससे लड़ रही हो, तो भाई दोनों आपस में खुद से बात तो करेगी नहीं, नहीं कर सकती, है ना। तो नहीं कर सकती तो मैं एक काम करता हूँ, जाके बात करा देता हूँ दोनों की, है ना। ये चीज कौन करेगा, ये करेगा गुटनिरपेक्ष देश। तो अब जो भी देश इसके अंदर गुटनिरपेक्ष हैं वो कर सकते हैं। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो एक नंबर के प्रश्नों के अंदर ये बिल्कुल आ सकता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा अगर आप पॉसिबल होता है तो। ये बेसिकली एक डेट लिस्ट है, नहीं भी करते हैं तो बड़े क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे, उसमें आपका काम चल जाएगा। छोटे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, मतलब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दिक्कत आएगी। यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण दिखा रहा है, अब इस पे भी हम बात करेंगे। अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण क्यों हुआ या जर्मनी का विच्छेद क्यों हुआ था सबसे पहले। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंट दूं इसमें, एक ही ऐसी कंट्री थी जर्मनी अपनी जिसके अंदर दो भाग हो गए थे, एक चला गया था रशिया के साथ, एक चला गया था आपका अमेरिका के साथ, और दोनों के मन में था कि ये मेरे भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे नहीं, तो दोनों के मन में था कि ये मेरे भाई। और अल्टीमेटली इन्होंने ये बीच में एक दीवार खड़ी करी थी, उसे इन्होंने गिरा दिया 1990 के अंदर, और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया, पूरी पूरी जर्मनी एक हो गई। 1990 क्यों, क्योंकि 89 के अंदर 90 के अंदर आपकी सोवियत संघ का पतन हो चुका था। करेंगे बात इस कार्टून पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ये कार्टून अगर आप देखें, ये हमारा चाइना है, ये चाइना है, ये यूएसएसआर है यानी कि रसिया है और उसकी सहयोगी कंट्रीज है, ये अमेरिका बताया गया। अब दो अलग अलग ध्रुव हैं, है ना। समाजवाद कौन है इसमें, अगर मैं सीधे सीधा प्रश्न पूछूं तो ये एरिया आपको समाजवाद का है, ये एरिया पूंजीवाद का है। और चाइना किस चीज के लिए माना जाता है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है तो ये समाजवाद को मानती है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये धोखा हो रहा है, क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो बेसिकली चाइना ने गुपचुप तरीके से अपना यूएस से सेटलमेंट कर लिया। तो बेशक ये पूंजीवादी थे, लेकिन चाइना का जो झुकाव था उस टाइम पे वो धीरे धीरे करके अमेरिका की तरफ हो गया था। हालांकि अब जो चाइना है वो दोबारा से लाइक रसिया के करीब है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अमेरिका एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति बन चुका था, और धीरे धीरे चाइना का भी उदय हुआ है उसके अंदर ना। तो अब चाइना को लगता है कि मे बी आई कैन कम्पीट विथ अमेरिका, सो इसलिए ये दोनों मिलके और फिर अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। अभी यूक्रेन के टाइम पे भी ऐसा हो रहा था। और ये जो कार्टून बनाया गया है ये भारतीय कार्टूनिस्ट ने बनाया है, कुट्टी उनका नाम था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये उसमें नहीं आता है, एग्जाम्स में बहुत लेस चांसेस होते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको याद रहता है तो, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे ना, लाइक अब दोनों को पता लग चुका है भाई मेरे पास इतने हथियार हैं कि अगर मैं अमेरिका के ऊपर हथियार फेंकूंगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, और वो जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। सो दोनों देशों ने अपने अपने हथियारों को सीमित करने का फैसला लिया, जिसे कि परमाणविक निरस्त्रीकरण कहा गया, है ना, परमाणु निरस्त्रीकरण कहा गया। और अगर आपको थोड़ा सा अगर आजकल के समसामयिक विषयों का पता हो कि यूक्रेन पे हमला हुआ है, तो यूक्रेन एक टाइम पे थर्ड परमाणु शक्ति था दुनिया के अंदर। इसी निरस्त्रीकरण के सौदे के कारण यूक्रेन के जो सारे के सारे परमाणु थे वो नष्ट करा दिए गए थे, है ना। तो ये अस्त्र निरस्त्रीकरण है, और हथियारों पे धीरे धीरे लगाम क्या ही लगाई, मतलब उन्होंने दूसरों के हथियार खत्म करा दिए, अपने तो उनके पास अभी भी हैं फिलहाल में। बट अगेन हाँ, कुछ हद तक इन्होंने कंट्रोल किया और हथियारों पे अपने
एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल किया। और ये जो शुरुआत हुई थी निरस्त्रीकरण की, ये 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी, मतलब लगभग 70 के आसपास, 70 मान लीजिए, 68 मान लीजिए, 67 मान लीजिए, इसके आसपास। इसके अंदर दो तीन संधियां करी थी इन्होंने, ये चाहें तो आप याद कर सकते हैं, काफी जरूरी संधियां हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपात्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो यही कारण था, इन्हीं संधियों के कारण भारत के ऊपर भी कुछ बैन्स अमेरिका ने लगाए थे जब हमने अपना पहला परमाणु का परीक्षण किया था। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया है कि यहाँ पे दो गुट बन चुके हैं, एक गुट को लीड कर रहा है रसिया, एक गुट को लीड कर रहा है हमारा जो दूसरा गुट है अमेरिका। और इसको चुनौती कौन देगा, मतलब वो जो नए देश आजाद हो रहे हैं वो अलग रहना चाहें तो कौन चुनौती देगा, इसके लिए एक थर्ड फंड बनता है हमारा, जो होता है गुट निरपेक्ष। और इसकी जो जड़ है वो जोसेफ ब्राज टीटो, ये युगोस्लाविया के जो है राष्ट्रपति हैं, और ये भारत के जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलके। और तीसरा भी है इनमें एक पर्सन, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। तो ये तीन लोगों की दोस्ती होती है और तीनों ही देश नए आजाद हुए होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि भैया हम तो किसी के साइड नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे और हम इस विश्व का मुकाबला करेंगे जो भी होगा। 1956 में इन्होंने बैठक करी और इन्होंने फैसला किया कि हमारी कंट्री जो है वो आजाद रहेगी, हम किसी के भी साथ नहीं जाएंगे, है ना। और इस तरीके से ये लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक बने। इसका जो सम्मेलन हुआ पहला, वो बेलग्रेड के अंदर हुआ। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, आएगा, आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर याद रखिएगा। और इनमें क्या बातचीत हुई थी, ये अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आपसी सहयोग का वायदा किया। और इसमें ऐसा नहीं था कि लाइक भारत के ऊपर हमला कर दिया तो मिस्र भी जाएगा उसमें लड़ाई करने, या मिस्र पर हमला होगा तो भारत भी जाएगा, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये देश अलग थे। बट अगेन ये क्या कर रहे थे कि ये पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे थे, ये आपसी संधि करवा रहे थे इन दोनों महाशक्तियों की। और इसके अलावा इनके पास एक सबसे बड़ी पावर ये थी कि अगर अमेरिका इनको धमकाता है तो ये रसिया के साथ जा सकते हैं, और अगर रसिया इनको धमकाता है तो ये अमेरिका के साथ जा सकते हैं। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन सफल हो पाया। समझिए, अगर भारत कहता है कि मेरे को अकेला रहना है और रसिया जबरदस्ती करता है तो भारत अमेरिका के साथ जा सकता है। तो अब रसिया ऐसा नहीं चाहेगा। और यही चीज उल्टा भी हो सकता है कि अगर भारत कहता है अकेला रहना है, अमेरिका जबरदस्ती करता है, तो भारत रसिया के साथ जा सकता है। तो ये इसीलिए ये जो गुट है ये महाशक्तियों के गुटों से अलग रह पाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कि अलग रहने का क्या मतलब है, कितना अलग, क्या हमने उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा? गलत बात है, हमने मतलब रखा। बेसिकली दो चीजें हैं कि या तो हम तटस्थ रहते हैं, मतलब ये कि हम दुनिया से बातचीत ही नहीं करते, भैया हम तो आजाद रहेंगे, है ना। तो अब भारत इतनी बड़ी शक्ति तो है नहीं, ना मिस्र है और ना युगोस्लाविया है। बेसिकली आप क्या हुए हैं, आप नए जन्म हुआ है आपका, आपने अभी पैदा लिया है, आपके लोग गरीब हैं, आपके पास अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पैसा कम है, संसाधन नहीं है, संसाधन आपको बाहर से चाहिए होगा। तो आप अलग तो नहीं रह सकते, तो आपको क्या करना होगा, आपको बड़ी शक्तियों की मदद लेनी होगी। अब वो चाहे आप अमेरिका की लें, वो चाहे आप रसिया की लें। यहाँ पे गुटनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम रसिया से भी बात करेंगे भैया, हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हमारे पर हमला कर दे तो बेशक हम, मतलब जिससे हम मदद मांगना होगा तो मदद करेगा उससे मदद मांग लेंगे, मतलब हमारा कोई ग्रुप में शामिल नहीं है, बट अगेन हमारे रिश्ते दोनों ही देशों से हैं, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चेक करें कि पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, लेकिन हम पृथक नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं, गुटनिरपेक्ष हैं। और ओके, इसी व्यवस्था को ना नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी कहा गया कई बार, कि गुटनिरपेक्ष देश जो हैं शीत युद्ध के दौरान क्या कर रहे थे, मध्यस्थता भी कर रहे थे। और अधिकांश देश क्या कर रहे थे, अल्प विकसित थे, जो मैंने आपको बताया, सारे गरीब हैं, मतलब पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली इनको फिर एक मंच पे आके आपसी व्यापार वगैरह करके आगे भी बढ़ना होगा। और जब ये साथ आ जाएंगे तो अल्प विकसित देश जो हैं वो अपने संसाधनों की रक्षा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिनका कि दोहन कौन करता है, विकासशील देश करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो उस टाइम पे, अब अमेरिका के पास तेल है अपना, है ना, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका में तेल नहीं था अपना, तो तेल नहीं था, तेल की खोज नहीं हुई थी, तो वो तेल कहाँ से लेते थे,
इराक से, सीरिया से, जब मतलब जो और जो भी लाइक ऐसी गल्फ की कंट्री से उनसे। तो अल्टीमेटली अगर मैं ज्यादा ताकतवर हूं तो मैं आपको कम पैसे दूंगा। ये विश्व के अंदर भी होता है, ये हमारे और आपके परचून की दुकान पे भी होता है। ठीक है, तो वो वही है। और तो और ये धीरे धीरे ना गुटनिरपेक्षता की जो प्रकृति है वो बदलती है। मतलब पहले हमने कहा कि हम सिर्फ अलग रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हमने उसमें आर्थिक मुद्दों पर महत्व दिया कि हमें भी लाइक विकास करना है, फैक्ट्रियां लगाई जाए, थोड़ी बहुत औद्योगिकरण किया जाए, चीजें करी जाए। और भारत के राजनीतिक अगर मैं नेताओं की बात करूं, शीत युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा इन्होंने मतलब आपस की जो बातचीत है वो करवाई थी, और यही कुछ कारण रहे थे जिससे कि रसिया ने काफी ज्यादा इनका साथ दिया। अगर आप चाइना के टाइम पे युद्ध की बात करें, तब भी लाइक चाइना ने रसिया ने कोशिश करी थी कि वो भारत के साथ थे। तो अब भारत की बेसिकली भूमिका यही थी, जो कि आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, कि भारत ने बोला कि ना मैं आपके साथ आऊंगा ना मैं आपके साथ आऊंगा, मैं रहूंगा बीच में। आपको जरूरत पड़ी आपके पास भी, और आपको जरूरत पड़ी आपके पास। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की। ये कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहे थे कि भाई कुछ हुआ है, अगर रूस ने गलत किया है तो हम बोलेंगे गलत है, अगर अमेरिका गलत किया है हम बोलेंगे गलत है। और दोनों के बीच मतभेद भी कम करेंगे, है ना। मतभेद किसके बीच? रसिया और अमेरिका के बीच, वो भी कम करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हित से मेल नहीं खाता। मतलब आपने थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा कह दिया कि चलो भाई किताब के ऊपर आपने अच्छे से हम बता दिया कि हम अलग रहेंगे, हम लेक बड़े अच्छे से करेंगे, और हित नहीं है। अगर अमेरिका के साथ चले जाते तो आपके ऊपर हमला नहीं कर पाता, आपका हो सकता है पाकिस्तान अलग नहीं होता, चीजें नहीं होती, है ना। या आप कह सकते थे, या कुछ भी, मतलब ऐसे बेतुके तर्क बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन भारत का हित कैसे सधा, वो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता है ना। या फिर अगर कुछ कोई अनुचित दबाव डाल रहा है, कोई उससे कुछ करने के लिए कह रहा है, तो वो कह सकता है कि भैया मैं तो उसके साथ चला जाऊंगा, तुम मुझे कुछ मत कहो। पहली बात। दूसरी बात ये कि गुटनिरपेक्षता के कारण वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि वो ऐसे फैसले ले पाए जिससे उसका हित सत्ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीधी भाषा में कहूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में, लोकल स्तर पे बात कहूँ, तो भाई मेरे पास दो लाला जी की दुकान है आसपास में। एक दुकान में महंगा सामान मिल रहा है, एक में सस्ता मिल रहा है। अगर मेरे को नहीं लेना है, मेरे को सस्ता लेना है, तो मैं सस्ते वाले में जाऊंगा, मैं क्यों महंगे वाले में जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उनसे टाई अप कर लेता हूँ, उनके गुट में शामिल हो जाता हूँ, तो मैं चाह के भी अगर मेरे को सस्ता मिल भी रहा होगा तो मैं लाला जी की दुकान जिसपे सस्ती सामान मिल रही है उसके अंदर नहीं जा सकता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है। और दोनों ही गुटों में, मतलब अब दोनों ही दुकानदार हैं, दोनों ही गुटों में कोई भी, हर कोई मेरे को ललचाना चाह रहा है, और कोई भी मेरी तरफ से मतलब बेफिक्र नहीं हो सकता है कि भाई कब मैं किसके साथ चला जाऊं। समझ रहे हैं? तो ये लिखा हुआ कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। मतलब ना मेरे को डरा सकते हैं और ना मेरे को खाली छोड़ सकते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा चैप्टर। और इस तरीके से भारत ने इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्षता का आशय है गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को किसी भी महाशक्ति के पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वही बता रहा हूं आपको कि अगर गुटनिरपेक्षता के अंदर भारत जैसे देश, मिस्र जैसे देश, युगोस्लाविया जैसे देश, ये बड़े बड़े देश नहीं होते, तो हो सकता है कि लाइक अफ्रीका की छोटी सी कंट्री आजाद हुई, वो आजाद नहीं रह पाती, जो हमने तीसरे विश्व युद्ध के अंदर देखा। मैं अगर इस वाले में आपकी बात करूं, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज है, मान लीजिए ये है, ये श्रीलंका है। अब श्रीलंका की क्या हैसियत भाई, अगर कल को रसिया हमला कर दे या ये अमेरिका हमला कर दे और कहे कि तुम मेरे साथ आना है ना। तो ये भी आजाद तभी रह पाएंगे, ये सब भी आजाद तभी रह पाएंगे जब जब कि लाइक इनको एटलीस्ट एक सपोर्ट होगा। तो वो सपोर्ट कहाँ से मिलता है उनको? भारत से मिलता है। वो सपोर्ट कहाँ से मिलता है उनको? और जो देश हैं ऐसे उनसे मिलता है जो एक मोरल भूमिका निभाते हैं विश्व के अंदर, है ना। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आई डोंट नो, बहुत पसंद नहीं आया होगा मे बी। थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी खराब है, मेरे को भी पता है ये चीज़, और कुछ चीज़ें और है, बट अगेन विल ट्राई टू इम्प्रूव। अभी स्टार्ट किया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धीरे धीरे हम लाइक सारे ही चैप्टर्स की यहाँ पे इसी तरीके से समरी डालने वाले हैं, जो कि आप सुन भी सकते हैं और
देख भी सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, है ना। तो उस तरीके से कीजिए और विल मीट अगेन। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल एंड हिट द कमेंट। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं। उसका हम ऑडियो में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, या मे बी अगर पॉसिबल होगा तो उसको हम लिख के रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।